होता ये है, जब आप कर्ज़ा लेते हैं, मैं बिज़नेस कम्युनिटी को देखता हूँ क्योंकि मेरा वास्ता रहा है काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर से। जब आप कर्ज़ा लेते हैं तो कर्ज़ा देने वाला भी आपको सबसे पहले ये पूछता है कि ये पैसा आप लेंगे उतारेंगे कैसे। और आप ख़ुद देखते हैं कि मैंने ये कर्ज़ा भी उतारना है क्योंकि मैं एज एन इंडिविजुअल जो कारोबार कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें गिरवी रख रहा हूँ। अगर कर्ज़ा नहीं उतरेगा तो ये मेरे प्रॉपर्टीज़ बेच के अपना पैसा पूरा कर लेंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज़ के बगैर तो कर्ज़ा कोई नहीं देता। अब उसमें असल चीज़ जो है वो यही होती है कि प्रोजेक्ट जिस पे आप कर्ज़ा ले रहे हैं, बैंक भी और ख़ुद आप जो लगा रहे हैं वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करते हैं बड़ा रियलिस्टिकली, बड़ा थॉरली, क्योंकि उसी में सारा खेल मौजूद है कि अगर आपने 10,000 रुपये का कर्ज़ा लिया है और 10,000 से आप एक कारोबार कर रहे हैं और कर्ज़े की किस्त अगर आपने हर महीने 200 रुपये अदा करनी है, तो उस 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आपको 300 रुपया तो कम से कम प्रॉफिट आए, ताकि 200 रुपया कर्ज़े में चला जाए आपका हर महीने और 100 रुपया आपको जाए कि आप भी ज़िंदा रह सकें। और फिर आप देखते हैं कि जी ये 3 साल में मेरा कर्ज़ा उतर जाएगा, फिर ये 10,000 का जो प्रोजेक्ट लगा ये 100% मेरा होगा, और अब जो 300 या 400 रुपया मुझे महीना प्रॉफिट आएगा वो सारा मेरा होगा। तो आप आगे फिर नया प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ ये है कि आपने, मैं एक मोटी मिसाल देता हूँ, आपने मेट्रो बस लगाई कर्ज़े पे। अब मेट्रो बस आपने चलाई, मेट्रो बस चलने से साल 2 साल बाद गाड़ियों में मरम्मतों की ज़रूरत पड़ सकती है, गाड़ियाँ टूट फूट जाएंगी तो आपको नई बसें लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन आप तो उसको चला रहे हैं इस तरह के हर महीने 1 अरब रुपया आप सब्सिडी दे रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी जेब से 1 अरब रुपया दे रही है, साल का 12 अरब रुपया उस मेट्रो बस को चलाने में लग रहा है। अब जब बसें पुरानी होंगी तो वो कौन लाएगा, उसका तो पैसे है ही नहीं, ऑलरेडी खसारे में, कर्जा उतारना है तो वो कौन देगा। जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, आपने सड़कें बना दी, पुल बना दिए, ये नॉन प्रोडक्टिव किस्म के आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ से इनकम नहीं है। ये होने चाहिए उस वक्त जब आप ख़ुद पैसा कमा के लगा रहे हैं। उससे पहले जितना कर्जा आप लें वो लगना चाहिए उन जगहों पे, उन चीज़ों पे जहाँ से आपको आमदन होगी, कर्जा भी उतरेगा और आगे आप नया प्रोजेक्ट भी शुरू करें। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि 10,000 रुपये का कर्जा आपने लिया, तो कर्जा उतरने के बाद आपके पास इतने पैसे आने शुरू हो जाएंगे कि आप खुद आगे प्रोजेक्ट लगाएं। यहाँ ये नहीं सोचा हमने। सो अगर आप कर्ज़ों का हिसाब लें, आज आप कहें कि ये कमीशन बैठा है वो कर्ज़े निकाले, तो आपको हिसाब हो सकता है मिल जाए कि जी हमने ये फ़लाँ हाईवे बना दी थी, फ़लाँ पुल बना दिए थे, फ़लाँ जगह ये मेट्रो बस लगा दी, फ़लाँ ऑरेंज ट्रेन बना दी, कर्जा तो लग गया। अब उसमें बज़ाहिर किसी ने कोई उसमें पैसा खाया नहीं, खाया जाता है प्रोजेक्ट्स में किकबैक्स, लेकिन एक्चुअल तो खर्चा होता है ना, सामने आपने बिल बनाया, दिया पैसा। तो आप हो सकता है कि उस कमीशन की रिपोर्ट आने पे कोई भी किसी के ऊपर आप जुर्म ना कायम कर सकें, आप उसको किसी चीज़ के कोई पकड़ ना सकें कि जी वाकई इसने कोई पैसा खाया है। पैसा खाया नहीं होगा, खाया होगा किकबैक्स में, लेकिन लगाया गलत जगह पे है जहाँ से आपको रिटर्न कोई नहीं। अब आपने अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ानी थी, वो नहीं बढ़ाई, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगता गया। अभी चाइनीज़ कह रहे थे कि जी आप एक पैरेलल दूसरी रेलवे लाइन हम बना के देते हैं। भाई बन गई रेलवे लाइन, तो एक रेलवे लाइन है, इस पे रेलवे खसारे में है ऑलरेडी, दूसरी बन गई तो उसके पैसे कौन निकालेगा भाई, कहाँ से आएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो है ना, इनमें ये बहुत बड़ा एक मसला होता है कि कर्ज़ों पे बनाने से आप मारे जाते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि इससे आमदन नहीं आती आपको। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी में ख़राबी थी। फिर कर्ज़े अगर महंगे ले लिए हैं तो और भी बोझ आप पे बन गया, ये चीज़ें। सो यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बननी चाहिए जो आपको ज़ाहिर करे, जो वाज़ेह तौर पे बताए कि आइंदा कर्ज़े जो ले रहे हैं उनका इस्तेमाल क्या होगा, और जो अब तक हमारे पास है इससे हम कर्ज़े उतारेंगे कैसे। अगर ये चीज़ें सामने ना हो तो इन पे आंखें बंद करके अंदर घुसना जो है वो आपके लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। सर आखिरी सवाल, इस वक्त अपोजिशन के लहजे में तलखी है, जैसे आपने फरमाया भी कि मरीम के लहजे में तलखी है, बिलावल के लहजे में तलखी है, शहबाज शरीफ की कुछ और बातें हैं, आसिफ जरदारी का कुछ और बयानी है, दो मुख्तलिफ, और ये जो दो बेटे हैं जो नो मालूद, इनको जो भी सियासत एक स्ट्रेटजी, इनको डील मिलनी चाहिए। एक स्ट्रेटजी का आप कह लीजिए, एक स्ट्रेटजी है, उसके दो
रुख हैं कि आप ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड करते रहें। अदरवाइज़ मकसद वही है कि आपने अपनी करप्शन के केसेस से जान छुड़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं। आप देख लीजिए बिलावल की बातचीत साहब सुन लीजिए, मसलन उसी का एक की मैं बात कर देता हूँ। वो शुरू हुआ 18वीं तरमीम ख़तरे में है जी, 18वीं तरमीम के बारे में हम ये कर देंगे। ओ भाई 18वीं तरमीम कैसे बदल सकती है? पार्लियामेंट लाई थी 18वीं तरमीम, पार्लियामेंट ही तब्दीली ला सकती है, उसमें तुम खुद बैठे हो, गवर्नमेंट के पास अक्सरियत नहीं है वैसी कि वो तब्दील कर सके। तो जब तक तुम मुजरमाना हरकत नहीं करोगे वो 18वीं तरमीम कैसे बदलेगी? तो कौम उस पर लगे, हो वाकई जी। फिर नारा लगा दिया कि जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो हम रोकेंगे, हम लाशों पे हमारे गुजरेंगे। ओ भाई कौन लाएगा प्रेसिडेंट? कैसे, क्या ज़रिया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने का? एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक छोटी सी शिक तो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं इख्तियार, ना इनके पास अक्सरियत है। तो जो आप एक शिक बदलने के अहल नहीं है, उससे आप पूरा निज़ाम हुकूमत बदलने की सोच रहे हैं कि वो कर, ये सब जाली नारे थे। कभी सिंध कार्ड खेल दिया, कभी कुछ कर दिया। ये वो फतूर है जो कि वो जाहिर ये करना चाहते हैं कि हमने माल खाया नहीं, हमने करप्शन नहीं की, बल्कि ये इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हुकूमत हमें निशाना बना रही है। तो बेवकूफ़ लोग हैं वो तो मान भी लेंगे, लेकिन जो सूझबूझ वाले हैं वो तो इन बातों पे नहीं आते। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक उनके एक तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात मैं कहूँगा इसमें, जहाँ वो अपने जो कुछ भी करप्शन की हुई है, जो कुछ काम किए हुए हैं, उनसे वो बच निकलने के लिए रास्ता रख रहे हैं और आवाम को ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि चूँकि ये इशूज़ हैं, इसकी वजह से हुकूमत और हमारा आपस में मसला है, हुकूमत हमें विक्टिमाइज़ कर रही है इन चीज़ों की वजह से और हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। ये कहानी है। कोई है उनके पार्टी के लोग वो समझ भी वो मतलब इन चीज़ों पे यकीन भी करते हैं, या यकीन नहीं करते तो कम से कम अपने मुफादात की वजह से इन पे हमायत भी करते हैं। हकीकतन तो ये मुल्क जो है ये बड़ा बुरी तरह लुटा है, तो इनकी बात तो कोई भी सुननी नहीं चाहिए, इनसे तो बड़ा कड़ा हिसाब होना चाहिए। डील नहीं मिलनी चाहिए। ढील सवाल ही पैदा रहता है। ढील देना तो देखें, पहली बात तो ये कि ढील से इस हुकूमत के यहाँ रहने का कोई जवाज़ ही नहीं रहता। क्या जवाब है उनका? ये तो ढील देने के लिए तो नहीं आए थे, ये तो नारा लेके आए कि हम एहतसाब करेंगे, तो एहतसाब होना चाहिए। और वैसे भी जैसे जनरल मुशर्रफ ने NRO किया था, मैं उस वक़्त भी कहता था कि NRO का मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का जो पैसा खाया गया उससे जो मुकदमात हैं ज़रदारी वगैरह पे, वो जनरल साहब ने अपने एक हुक्मनामे के तहत वो माफ़ कर दिए। अगर जनरल साहब का अपना पैसा होता वो माफ़ कर सकते थे। ये तो कौम का, ये तो कौम का है। जनरल मुशर्रफ से अगर किसी ने 1 लाख रुपया लिया है और वो नहीं दे रहा, तो जनरल मुशर्रफ ये कह सकता था कि जी मेरा है, मैंने माफ़ कर दिया। तो कौम का पैसा तो माफ़ करने का इख्तियार नहीं था, वो तो जनरल मुशर्रफ को खुद जमा कराना चाहिए था कि भाई मैं इसको माफ़ कर रहा हूँ, लिहाजा मैं कौम का पैसा अपने पास से दे रहा हूँ ताकि मैं इसको माफ़ी दे सकूँ। अदरवाइज़ आप पैसा कौम का लुटा है और आप कहें जी हमने माफ़ी दे दी, वो कैसे? आप कौन है भाई, कैसे आप माफ़ी दे सकते हैं? तो पैसा पेट फाड़ के निकालने वाला होता है, उसकी बजाय आप NRO कर रहे हैं। तो ये आज हुकूमत अगर ये काम करे तो आज भी इसको यही जवाब तलबी इससे होगी। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई NRO या इस तरह की कोई चीज़ यहाँ आज के दौर में कामयाब हो सकती है, ये कोई कर सकता है, ये होना नहीं चाहिए। कतरी से नजर आया था इसलिए और वो चला गया, इसमें क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कतरी आके तो इनके लिए कुछ करेंगे। कतरी जो हैं वो आपको देख रहे हैं एक आपकी पोजीशन के नुक्ता निगाह से कि यहाँ पे सऊदी इन्फ्लुएंस बड़ा है, सऊदीज़ आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की है। कतर और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, एक डिवीजन बन चुकी है उम्मत मुस्लिमा में, तो वो अपना इन्फ्लुएंस कुछ न कुछ रेस्टोर करना चाहते हैं। उसकी एक तो यही सियासी वजह, दूसरा वजह ये है कतर में पाकिस्तान के लिए बड़ी गुडविल थी। हमने ये लेट 80s और अर्ली 90s में हमने, बल्कि लेट 80s में ही कतर की आर्मी पाकिस्तान ने बनाई थी। ट्रेन की थी प्रॉपर? सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि उनके तमाम कवायद व ज़वाबित बना के हमने दिए, उनको ट्रेन भी किया, उनके हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइज़ करके दिए ताकि वो एक आर्मी की शक्ल में अपना काम कर सकें। पाकिस्तान का वहाँ पे फ़ौजी हद तक बहुत इन्फ्लुएंस है। अब कतर कर रहा है ये वर्ल्ड कप
फुटबॉल का वहाँ पे उन्होंने करना, उसके लिए वो डिपेंड करना चाहते हैं पाकिस्तान पे। वो समझते हैं कि यही एक रिलायबल कंट्री है जो हमें उस इवेंट को करने के लिए सिक्योरिटी दे सकता है और हमारा वेल विशर। सो आपके साथ वो मिलकर चलना चाहते हैं। हमने पहले जो रवाबत रखे हुए थे, बदकिस्मती से पिछली गवर्नमेंट ने ज़ाती सतह पे मामलात रखे हुए थे, हुकूमती सतह पे नहीं था, तो उसका हम पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा रहे थे। अब ये हुकूमती सतह पे है और ये जनरल बाजवा की कोशिश है, वो गए, उन्होंने कतरियों से दोबारा रब्ता किया, सिक्योरिटी का इशू उन्होंने अपने मसले बताए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपके लिए कर देंगे। तो उस लिहाज से आज जो सूरत हाल है कतर के साथ ताल्लुकात की, वो पुरानी नौइयत की दोबारा कि आपके सिक्योरिटी इंटरेस्ट वगैरह की वजह से एक हुकूमती सतह पे अब मामला चल रहे हैं। उसमें उन्होंने आपको ये $3 बिलियन भी डिपॉज़िट कराने के लिए कहा है। तो नेचुरली ये पाकिस्तान के लिए है, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए तो नहीं है ये। तो इसलिए मैं इन ताल्लुकात को आज के दिन थोड़ा पिछले दौर से मुख्तलिफ शक्ल में देखता हूँ। कोई मुआहदा हुआ सर? मुआहदा भी नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमारी मौजूद है कि हम उनको कतर यहाँ से मैन पावर लेगा काफ़ी, और सिक्योरिटी के लिए भी हमारे लोग इस्तेमाल होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी जल्दी इसमें लोगों की तफसील वहाँ पे हो सकता है कि हुकूमत अपना कोई अदारा क्रिएट कर दे, जिस तरह के हमारे यहाँ रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं या कुछ इस तरह का कोई अदारा क्रिएट कर दें जहाँ वो डायरेक्ट लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लें, पाकिस्तान सेलेक्ट करके लोगों को दे और वो तनख्वाहें और चीज़ें उनके साथ तय करने का मामला जो है वो उनकी वो एजेंसी तय करे। मैं मिला था कतर के एम्बेसडर से, तो उन्होंने कुछ इस तरह का जिक्र किया था। तो हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन बाहर सूरत वो इस मामले पे बिल्कुल मुसर्रा और कायम है कि ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह पाकिस्तान से हमने लेने और पाकिस्तान से हम मज़ीद मैन पावर भी लेके जाएंगे। सर जो कि एक अफवाह ये थी कि आते हुए इमरान खान ने रिसीव किया कतर वाले उस अमीर को, और जाते हुए उसको जुल्फी बुखारी ने छोड़ा, तो ये था कि उसने नवाज शरीफ के लिए नारों मांगा, तो शायद ये कोई बात नहीं बनी। नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का, जब एक बाहर के मुल्कों को भी अंदाज़ा होता है, कतर मैक्सिमम क्या कर सकता था, हमें ये $3 बिलियन ना देता। तो ये $3 बिलियन जो उन्होंने रखवाने का किया है, क्या हमारा सारा कुछ इसी पे ही मुनसर है? हमारा तो नहीं इस पे था। ये 3 दिए हैं सऊदी अरेबिया ने भी, दुबई में भी, और ये उन्होंने आपको ऑफ़र किया अपने आप को उनकी लेवल पे लाने के लिए। तो वो आपको इस तरह का मसला खड़ा करके तो अपने लिए डिफ़िकल्टीज़ नहीं पैदा कर सकते। उनका वो शख्स जो जिसकी वजह से कतर का और इनका पर्सनलाइज किस्म के हमारे लोगों के ताल्लुकात थे, वो आज उनका वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। वो मेरा ख्याल गालिबन उनका फॉरेन मिनिस्टर था या क्या था, जिसको हटा दिया, जिसके बाहर पनामा में भी नाम वाम आया था, वो भी कोई जासिम वासिम था, लेकिन जासिम अलसानी, हाँ, उसको इन्होंने निकाल दिया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इस हद तक किसी एक फैमिली की फेवर में है कि वो अपने नेशनल और रीजनल स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो उस पर हिंज कर दे कि पाकिस्तान के साथ एक मुल्क की हैसियत से तावन लेने की बजाय वो एक फैमिली पे सारा कुछ दाव पे लगा दे। वो मेरा ख्याल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी तरफ से यही कुछ बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई जनरल साहब के साथ। उन्होंने रोशनी डाली कि जो कतर की बात की जाती थी कि इमरान खान पहले कतरी खतूत पे एतराज़ करते थे, आज वही उन्हीं कतरियों को जो है वो ड्राइव करके लेके आते हैं। ऐसा नहीं है, उस कतरी को जो नवाज शरीफ का बिज़नेस पार्टनर था वो गवर्नमेंट में नहीं है, नई लोग हैं वहाँ, उनके साथ जो है वो मुआहदा हुआ भी, वो किसी और लेवल पे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसका उन नवाज शरीफ से या उनकी ज़ात से या नारों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी तरफ से यही कुछ। अल्लाह हाफ़िज़।